हेलो छात्रों, मैं हूं निरंजन कुमार और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल स्टार कोचिंग सेंटर जमुने। आज हम आपको बताएंगे इस वीडियो के माध्यम से कक्षा 10 के विषय विज्ञान का मॉडल सेट नंबर 5। इस मॉडल सेट नंबर 5 में 40 प्रश्न दिए गए हैं और 40 प्रश्न का एक एक नंबर का एक एक प्रश्न है, यानी 40 प्रश्नों के लिए 40 अंक मिलेंगे और 1.5 घंटे का समय होगा। तो इन सभी प्रश्नों को, जो इस सेट में 40 प्रश्न दिए गए हैं, उन सभी 40 प्रश्नों को हल करने के लिए हम चलते हैं और देखते हैं कि पहले प्रश्न में हमसे क्या बोला गया है। पहला प्रश्न में हमसे बोला गया कि प्रकाश की किरणें गमन करती हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है सीधी रेखा में, बी में दिया गया है टेढ़ी रेखा में, सी में दिया गया है किसी भी दिशा में और चौथा यानी डी ऑप्शन में दिया गया है इनमें सभी। लेकिन इसमें ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल सही उत्तर है, बाकी आपका गलत उत्तर है। तो चलिए हम लोग देखते हैं इसके बाद अब अगले प्रश्न 2 को। दूसरे नंबर प्रश्न में हमसे बोला परावर्तन के नियम लागू होते हैं किस पर। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया केवल समतल दर्पण पर, ऑप्शन नंबर बी में दे दिया केवल अवतल दर्पण पर, सी में दे दिया केवल उत्तल दर्पण पर और ऑप्शन नंबर डी में दे दिया सभी परावर्तक पृष्ठों पर। तो ये बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, यानी जितने भी परावर्तक सतह होते हैं उन सभी पर प्रकाश के परावर्तन के नियम लागू होते हैं। अब हम लोग देखेंगे प्रश्न संख्या 3 को। प्रश्न संख्या 3 में बोला कि किसी गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है। तो जो गोलीय दर्पण होता है उसकी फोकस दूरी जो होती है वो वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल सही उत्तर है आपका, यानी प्रश्न संख्या तीसरा का जो ऑप्शन नंबर ए है वो आपका बिल्कुल सही उत्तर है। अब हम लोग देखेंगे इसके अगले प्रश्न 4 नंबर प्रश्न को। इसमें बोला एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है तो उसकी फोकस दूरी क्या होगी। तो फोकस दूरी जो होती है वो वक्रता त्रिज्या की आधी होती है और यहाँ वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर दिया गया है। तो जो इसका फोकस दूरी होगा इसका आधा होगा, यानी 10 सेंटीमीटर, और ये ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। अतः चौथे नंबर प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर है। अब अगला प्रश्न हम देखते हैं प्रश्न 5 को। प्रश्न 5 में हमसे बोला कि जब वस्तु अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र सी पर हो तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। यानी अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर किसी वस्तु को रखा गया है तो वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। तो उसका प्रतिबिंब सी पर ही बनता है, यानी वक्रता केंद्र पर ही बनता है। अब हम लोग देखेंगे इसके आगे के प्रश्नों को कि आगे के प्रश्न में हमसे क्या पूछा गया है। तो अगला प्रश्न जो 6 है, यानी छठा प्रश्न जो दिया गया है उसमें क्या पूछा है हम लोग देखते हैं। अवतल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब होता है, यानी अवतल दर्पण जो है उसमें प्रतिबिंब कैसा बनता है। ऑप्शन नंबर ए में है आभासी प्रतिबिंब, ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है वास्तविक प्रतिबिंब, ऑप्शन नंबर सी में दे दिया है ए और बी दोनों, यानी आभासी और वास्तविक दोनों। तो यही ऑप्शन आपका बिल्कुल सही उत्तर है छठे नंबर प्रश्न का। अब हम लोग चलेंगे प्रश्न संख्या 7 में। प्रश्न संख्या 7 में बोला वाहनों के पश्च दृश्य दर्पण के रूप में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो पश्च दृश्य दर्पण के रूप में उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, जो ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। तो प्रश्न संख्या 7 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर है। 8वें नंबर प्रश्न में आते हैं हम लोग। सोलर कुकर में किस गोलीय दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो सोलर कुकर में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि प्रकाश को एक बिंदु पर क्या किया जाता है, समायोजित किया जाता है ताकि हीट अधिक हो सके। अब हम लोग देखेंगे इसके बाद इसके अगले प्रश्न को, यानी प्रश्न संख्या 9 को, कि प्रश्न संख्या 9 में हमसे क्या पूछा गया। तो प्रश्न संख्या 9 में पूछा गया है किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरी -15 सेंटीमीटर है। -15 सेंटीमीटर का मतलब ऋणात्मक है, याद रखिएगा। दर्पण लेंस संभवतः है, यानी दर्पण और लेंस किस तरह का है, दोनों अवतल है। तो हाँ बिल्कुल, यही दोनों अवतल लेंस जो सॉरी
दोनों अवतल का मतलब लेंस और दर्पण दोनों अवतल होंगे तभी उसका फोकस दूरी ऋणात्मक होगा, अन्यथा ऋणात्मक नहीं हो सकता है। तो 9वें नंबर प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही उत्तर है। अब हम लोग देखेंगे 10वें प्रश्न को। इसमें बोला गया कि किसी लेंस की क्षमता P और उसकी फोकस दूरी f में क्या संबंध होता है। तो जो लेंस की क्षमता होती है वो फोकस दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है और जो फोकस दूरी होता है वो लेंस की क्षमता के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो ऑप्शन नंबर ए जो आपका दिया गया है वो बिल्कुल सही उत्तर है, P बराबर 1/f। यहाँ पे आप ऑप्शन नंबर बी में देख सकते हैं, दिया गया है f बराबर r/2। यहाँ पे वक्रता त्रिज्या का बात ही नहीं किया गया है और P और f यानी जो लेंस की क्षमता होती है वो और फोकस दूरी दोनों कभी आपस में बराबर नहीं होते और ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है इनमें से कोई नहीं। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो गया, इसीलिए डी कभी सही नहीं हो सकता। अब हम लोग देखेंगे सवाल नंबर 11 को। 11 नंबर प्रश्न में बोलता है कि लेंस का आवर्धन का व्यंजक लिखें। लेंस का आवर्धन का सूत्र क्या होता है। तो लेंस का आवर्धन का सूत्र होता है m बराबर v/u। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए में m बराबर -v/u दिया है जो गलत है, ऋणात्मक नहीं होगा। m बराबर u/v दिया हुआ है जो गलत है, m बराबर v/u होता है। ऑप्शन नंबर सी में देखिए m बराबर -u/v दिया है, ये भी गलत है। ऑप्शन नंबर डी जो है m बराबर v/u, यही आपका बिल्कुल सही उत्तर है। अब हम लोग देखते हैं इसके अगले प्रश्न यानी 12 नंबर प्रश्न को। 12 नंबर प्रश्न में हमसे क्या बोला गया है। तो देखिएगा 12 नंबर प्रश्न में हमसे कहता है सामान्य दृष्टि के वयस्क के लिए सुस्पष्ट दर्शन की अल्पतम दूरी होती है लगभग, यानी कोई वयस्क व्यक्ति है उसको अल्पतम दूरी मतलब सबसे कम कितनी दूरी पर स्पष्ट दिखाई दे सकता है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है वो बिल्कुल सही जवाब है, 25 सेंटीमीटर की दूरी पर वह स्पष्ट रूप से देख सकता है। आगे हम लोग देखते हैं 13 नंबर प्रश्न को। इसमें बोला कि नेत्र के द्वारा किसी वस्तु या किसी वस्तु का कैसा प्रतिबिंब बनता है। नेत्र जो है वो किस प्रकार का क्या बनाता है, प्रतिबिंब बनाता है रेटिना पर। तो रेटिना पर जो प्रतिबिंब बनाता है वो होता है वास्तविक एवं उल्टा। और ये जो है 13 नंबर प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही उत्तर है, वास्तविक एवं उल्टा। अब हम लोग देखेंगे इसके अगले प्रश्न को यानी प्रश्न संख्या 14 को। 14 नंबर प्रश्न में हमसे क्या कहता है। तो 14 नंबर प्रश्न में हमसे बोला गया है कि निम्नलिखित में से किस अभिक्रिया में दो अलग अलग परमाणु या परमाणुओं के समूह आपस में आदान प्रदान होता है। तो ये है द्विविस्थापन अभिक्रिया और द्विविस्थापन अभिक्रिया दिया गया है ऑप्शन नंबर डी में। और यही ऑप्शन नंबर डी जो 14 नंबर प्रश्न का है द्विविस्थापन, ये आपका बिल्कुल सही उत्तर होगा। अब हम लोग देखेंगे प्रश्न संख्या 15 को। तो 15वें प्रश्न में बोला गया है कि रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित किस नियम के आधार पर किया जा सकता है, यानी किस नियम के आधार पर रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है द्रव्यमान संरक्षण का नियम, यही आपका बिल्कुल सही उत्तर है। अब हम लोग देखेंगे इसके अगले प्रश्न यानी 16 नंबर प्रश्न को। इस 16 नंबर प्रश्न में हमसे क्या पूछा गया है। 16 नंबर प्रश्न में हमसे पूछता है उपचयन में क्या होता है। ऑप्शन नंबर एक ऑक्सीजन की वृद्धि, बिल्कुल सही, उपचयन अभिक्रिया में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है। ऑप्शन नंबर बी में दे दिया हाइड्रोजन की वृद्धि, जो बिल्कुल गलत है, हाइड्रोजन की कमी देता तो सही होता। ऑप्शन नंबर सी में है ऑक्सीजन की कमी, ऑक्सीजन की वृद्धि होना चाहिए, जो ऑप्शन नंबर ए में दे दिया गया है। और अगर ऑप्शन नंबर ए सही है तो सी कभी सही नहीं हो सकता है। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दोनों की वृद्धि होती है, ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है जो बिल्कुल गलत है। अब हम लोग देखेंगे अगले प्रश्न को यानी 17 नंबर प्रश्न में क्या कहा। पदार्थ X के विलयन का उपयोग सफेदी करने में होता है, तो X का नाम क्या है। तो X का नाम होता है, X जो है वो क्या है, कली चूना है, जिसको हम लोग कहते हैं
बिना बुझा हुआ चूना यानी CaO कैल्शियम ऑक्साइड, और ये है ऑप्शन नंबर बी में। और यही ऑप्शन नंबर बी आपका 17 नंबर सवाल का बिल्कुल राइट आंसर है, यानी सही उत्तर है। अब हम लोग देखेंगे 18 नंबर प्रश्न को। धातु के ऑक्साइड की प्रकृति क्या होती है? तो धातु के जो ऑक्साइड होते हैं उसकी प्रकृति क्षारीय होती है, जबकि अधातुओं के ऑक्साइड की प्रकृति अम्लीय होती है। अब हम लोग इसके बाद देखेंगे इसके अगले प्रश्न को, यानी 19 नंबर प्रश्न को। तो 19 नंबर प्रश्न में एक चित्र दिया गया है और हमसे चित्र देकर के पूछता क्या है उसको देखिए। दिया गया चित्र क्या दर्शाता है? ऑप्शन नंबर 1 में दिया गया है, यानी ए में दिया गया है जल की बर्बादी को रोका जाए, बिल्कुल गलत है। सांद्र अम्ल क्षारक वाले बर्तन में लगा चेतावनी, हाँ बिल्कुल सही है। यानी 19 नंबर सवाल का ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। अब हम लोग देखेंगे इसके आगे प्रश्न संख्या 20 को। प्रश्न संख्या 20 में हमसे क्या बोला? प्रश्न संख्या 20 में बोलता है कि क्षारक जल में घुलकर कौन आयन प्रदान करता है? जब क्षारक अम्ल में घुलनशील होगा या फिर घुलेगा तो कौन सा आयन उत्पन्न करेगा? तो ये उत्पन्न करता है OH माइनस आयन, जो ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। अतः 20 नंबर प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी OH माइनस बिल्कुल सही उत्तर है। अब हम लोग देखेंगे इसके अगले प्रश्न यानी 21 को। अम्ल धातु के साथ अभिक्रिया करके कौन सी गैस निकालती है? तो ये होता है हाइड्रोजन गैस। अम्ल जब धातु के साथ अभिक्रिया करता है तो हाइड्रोजन गैस बाहर निकलता है, और हाइड्रोजन गैस ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, यानी 21 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही उत्तर है। अब हम लोग देखेंगे इसके अगले प्रश्न यानी 22 को। 22 नंबर प्रश्न में हमसे कहता है कि क्लोर क्षार प्रक्रम से किस पदार्थ का निर्माण होता है? यानी कौन ऐसा पदार्थ है जो क्लोर क्षार प्रक्रम के द्वारा निर्मित होता है? तो वो है सोडियम हाइड्रोक्साइड, यानी NaOH। सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है वो क्लोर क्षार अभिक्रिया के द्वारा या प्रक्रम से निर्मित होता है या फिर बनता है। आगे हम लोग देखते हैं इसके अगले प्रश्न को, यानी प्रश्न संख्या 23 को। एक पदार्थ है जो जल में घुलनशील है, स्वाद में कड़वा, स्पर्श उस साबुन की तरह है तथा प्रकृति संक्षारक है, वह पदार्थ क्या है? तो वो पदार्थ जो है वो क्षार है, जो ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, यानी 23 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर है। अब हम लोग देखेंगे 24 को। 24 नंबर प्रश्न में बोला कि निम्नलिखित में किस पीएच मान वाले वर्षा को अम्लीय वर्षा कहेंगे? तो ये जो ऑप्शन नंबर बी है वो आपका बिल्कुल सही उत्तर है, यानी जिस जल का पीएच मान 5 हो जाता है और वर्षा के रूप में वो जल गिर रही हो तो उसको हम लोग अम्ल वर्षा कहते हैं। अब प्रश्न संख्या 25 में क्या कहा उसको देखते हैं। किसी अभिक्रिया में गैस निकल रही है, उसके पास जलती हुई तीली ले जाया जाता है, गैस फट फट की ध्वनि के साथ जलती है, वह गैस कौन है? यानी कौन सी गैस है जिसके कारण फट फट की ध्वनि उत्पन्न होती है? तो वो गैस है हाइड्रोजन, यानी 25 नंबर सवाल का ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही उत्तर है। अब हम लोग देखेंगे इसके आगे 26 नंबर प्रश्न को कि 26 नंबर प्रश्न में क्या पूछा गया है। 26 नंबर प्रश्न कहता है कि रासायनिक अभिक्रिया में होता है, क्या होता है? पहला, अवस्था में परिवर्तन, बिल्कुल सही, अवस्था में परिवर्तन होता है। ऑप्शन नंबर बी में बोलता है रंग में परिवर्तन, हाँ रासायनिक अभिक्रिया में रंग में भी परिवर्तन होता है। ऑप्शन नंबर सी में दे दिया गैस का उत्सर्जन, यानी गैस का उत्सर्जन भी होता है। और ऑप्शन नंबर में डी में दे दिया उपरोक्त सभी, और यही उपरोक्त सभी जो ऑप्शन नंबर डी है वो 26 नंबर का बिल्कुल सही जवाब है। आगे हम लोग देखेंगे 27 नंबर प्रश्न को। मनुष्य के पाचन तंत्र में भोजन का अवशोषण कहाँ होता है? मतलब भोजन को अवशोषित यानी सोखा कहा जाता है, तो ये अवशोषित किया जाता है छोटी आंत में, जो ऑप्शन नंबर बी में आपका दिया गया है। 27 नंबर सवाल का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर है। अब हम लोग देखेंगे 28 नंबर प्रश्न को। रक्त वाहिकाएं जो रुधिर को हृदय से शरीर के विभिन्न
भागों तक ले जाती हैं क्या कहलाता है? तो उसको धमनी कहा जाता है, जो ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। यानी 28 नंबर प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। अब हम देखेंगे 29 नंबर प्रश्न को। कोई अंग कट जाने पर रुधिर का थक्का बनाने में कौन मदद करता है? तो इसका आंसर होगा प्लेटलेट्स, और ये दिया गया है ऑप्शन नंबर डी में। यानी 29 नंबर प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही उत्तर है। आगे बोलता है सवाल नंबर 30, पादप के वायवीय भागों द्वारा वाष्प के रूप में जल की हानि क्या कहलाती है? तो वो कहलाता है वाष्पोत्सर्जन, और ये वाष्पोत्सर्जन आपका दिया गया ऑप्शन नंबर सी में, और यही ऑप्शन नंबर सी प्रश्न संख्या 30 का बिल्कुल सही उत्तर है। अब हम लोग देखेंगे इसके अगले प्रश्न को, यानी प्रश्न संख्या 31 को, कि 31 नंबर प्रश्न में हमसे क्या पूछा गया है। तो 31 नंबर प्रश्न में पूछता है प्रकाश संश्लेषण का मुख्य उत्पाद क्या है? यानी प्रकाश संश्लेषण के मुख्य उत्पाद के रूप में क्या बाहर निकलता है? तो ये है कार्बोहाइड्रेट। यानी ए ऑप्शन जो है वो आपका बिल्कुल सही उत्तर है 31 नंबर प्रश्न का। यानी प्रकाश संश्लेषण का मुख्य उत्पाद अगर कुछ है तो वो कार्बोहाइड्रेट है। अब हम लोग 32 नंबर प्रश्न को देखते हैं। बोलता है अमाशय की आंतरिक स्तर पर या आंतरिक स्तर का अम्ल से रक्षा किसके द्वारा होता है? यानी जो अमाशय होता है उसके अंदर की जो भित्तियां होती हैं मांसल, यानी मांस के रूप में जो भित्तियां होती हैं, उसके स्तर को अम्ल से कौन बचाने का काम करता है? तो इसका उत्तर होगा श्लेष्मा, जो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए में जो श्लेष्मा है वो हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। 32 नंबर प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही उत्तर है। अब हम लोग देखेंगे 33 नंबर प्रश्न। 33 में बोलता है कि निम्नलिखित में किस जीव का क्षुद्रांत्र सबसे लंबा होता है? तो जो जीव घास खाते हैं, यानी घास में सेल्यूलोज पाया जाता है, तो सेल्यूलोज को पचाने में ज्यादा टाइम लगता है, तो उसके लिए क्षुद्रांत्र की लंबाई बढ़ जाती है। तो घास खाने वाले जीव कौन-कौन से हैं? वही इसका उत्तर होगा। ऑप्शन नंबर ए मनुष्य, ये घास नहीं खाते। ऑप्शन नंबर बी कुत्ता, ये भी घास नहीं खाता। ऑप्शन नंबर सी गाय घास खाती है, और ऑप्शन नंबर डी शेर। तो जो मांस खाता है उसका जो क्षुद्रांत्र होता है वो सबसे छोटा होता है, जबकि घास खाने वाले का क्षुद्रांत्र सबसे बड़ा होता है। यानी ऑप्शन नंबर सी गाय जो है वो 33 नंबर प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर है। अब हम लोग देखेंगे सवाल नंबर 34 को। सवाल नंबर 34 में हमसे बोला कि अमीबा में किस प्रकार का जनन होता है? तो अमीबा में जो जनन है वो होता है द्विखंडन विधि द्वारा। यानी अमीबा जो होते हैं वो दो खंड में विभाजित हो जाते हैं जनन के दौरान, इसीलिए इनको द्विखंडन विधि से जनन कहा जाता है। और ये है ऑप्शन डी में, यानी 34 नंबर प्रश्न का विकल्प डी द्विखंडन बिल्कुल सही उत्तर है। अब हम लोग देखेंगे 35 प्रश्न को। परतन, कलम, रोपण इत्यादि किस प्रकार की जनन की विधि हैं? तो इसका उत्तर है कायिक प्रवर्धन। कायिक प्रवर्धन के द्वारा ही कलम करके और किसी फल को या फिर फूल को लगाया जाता है। आगे हम लोग देखते हैं इसके अगले प्रश्न, यानी 36 नंबर प्रश्न को। 36 नंबर प्रश्न हमसे क्या कहता है? तो 36 नंबर प्रश्न में हमसे बोलता है कि निम्नलिखित में कौन पादप का मादा जनन अंग का भाग है? पादप का मादा जनन अंग मतलब पहला परागकोश, नहीं, ये तो पुरुषों के लिए है। अंडाशय, ये आपका कौन सा हो गया मादा जनन अंग का भाग। तो ये जो ऑप्शन नंबर बी है अंडाशय, वो आपका मादा जनन अंग का एक भाग है। अतः 36 नंबर प्रश्न का बी नंबर ऑप्शन जो है वो आपका बिल्कुल सही उत्तर है। आगे देखिए हम लोग देखते हैं 37 नंबर प्रश्न को। 37 प्रश्न में हमसे बोला कि निम्नलिखित में से कौन लैंगिक संचरण रोग है? मतलब कौन लैंगिक संचरण रोग है, मतलब लैंगिक क्रिया द्वारा एक जीव से दूसरे जीव में स्थानांतरित होने वाला रोग कौन सा है? तो वो है गोनोरिया, और गोनोरिया ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, इसीलिए 37 नंबर का ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर है गोनोरिया। आगे देखिए 38 नंबर प्रश्न को देखते हैं। शुक्राणु कहाँ उत्पन्न होते हैं? शुक्राशय में? नहीं, शुक्राशय तो सिर्फ शुक्राणु को रहने का स्थान है। आगे बोला बी,
बी में बोला शुक्राणु वाहिनी, बिल्कुल गलत। और ऑप्शन नंबर सी में दे दिया वृषण, और यही वृषण जो है वो शुक्राणु को उत्पन्न करता है। शुक्राणु को क्या करता है? उत्पन्न करता है, और वृषण में ही उसका उत्पत्ति होता है, इसीलिए शुक्राणु का उत्पत्ति स्थान कहाँ कहा जाएगा? वृषण में। अब हम लोग 39 नंबर प्रश्न को देखते हैं। इसमें हमसे बोला कि तापीय विद्युत संयंत्र में होता है क्या? उष्मीय ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित होता है, तो बिल्कुल सही जवाब। जब ताप हम उसको देते हैं तो वो उष्मीय ऊर्जा उष्मीय ऊर्जा यानी गर्मी जो होता है वो विद्युत ऊर्जा में बदल करके और हमको करंट देता है, इसीलिए इसको कहा जाता है तापीय विद्युत संयंत्र, यानी ताप के द्वारा विद्युत उत्पन्न करने वाला संयंत्र। ऑप्शन नंबर बी में था गतिज ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित होती है, गलत है। रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित होती है, ये भी गलत है। ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित होता है, ये बिल्कुल गलत है। और ऑप्शन डी में दिया गया है नाभिकीय ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित होती है, ये भी आपका गलत है। यानी 39 नंबर प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही उत्तर है। अब हम लोग देखेंगे इसके अगले प्रश्न यानी 40, जो अंतिम प्रश्न होगा इस सेट का। तो इस सेट का अंतिम प्रश्न यानी 40 नंबर प्रश्न हमसे कहता है कि गोबर गैस को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो इसको कहा जाता है जैव गैस, और जैव गैस दिया गया है ऑप्शन नंबर सी में। ऑप्शन नंबर सी जो है वो 40 नंबर का सही उत्तर है। इसी 40वें नंबर प्रश्न के साथ ये सेट हमारा समाप्त होता है। यदि आप इसी तरह का वीडियो लगातार चाहते हैं या फिर इसी तरह का वीडियो लगातार देखना चाहते हैं और पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करें यदि कोई समस्या हो रहा हो तो। तो चलिए अगले वीडियो के साथ हम फिर आपके सामने हाजिर होंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।